संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि 16 फरवरी 2021 यानी मंगलवार के दिन हम लोग बसंत पंचमी पर्व मनाने जा रहे हैं। बसंत पंचमी पर्व क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या मान्यता है, ज्योतिष का इससे क्या संबंध है। और जैसा हम जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन पीले रंग की बहार आ जाती है, तो पीले रंग का बसंत पंचमी का से क्या संबंध है, आज हम थोड़ी इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। और जैसा आप जानते हैं कि बसंत पंचमी, जिसको कि हम श्री पंचमी के नाम से भी जानते हैं, हिंदू धर्म हो या संपूर्ण भारत हम कहें, और भारत ही नहीं बल्कि कुछ देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल आदि का ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और जो कि बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे देश की ऋतुओं में 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु सबसे मनचाही ऋतु है और ये ऐसी ऋतु है जहाँ पर फूलों पर बहार आ जाती है और खेतों में जो सरसों के फूल को देखकर बहुत ही एक सुंदर वातावरण नजर आता है। दूर दूर तक ऐसा लगता है जैसे धरती पर जैसे सोना चमक रहा हो। गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आम के पेड़ों पर बौर आ जाता है और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं और ये सब ग्रीष्म ऋतु के आगमन की आहट भी देते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम लोग बहुत लंबे समय से सर्दी से मौसम से गुजर रहे हैं और सर्दी अब कम होने लगती है। हर दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी पर आनंद ही आनंद दिखाई पड़ता है। जहाँ तक इस पर्व के महत्व का सवाल है, इसका वर्णन हमारे पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से दिया गया है। और अगर हम इन पर विचार करें तो इनके अनुसार सृष्टि के आरंभ में भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन जब रचना करने के बाद वो अपनी सर्जना से खुश नहीं हुए, क्योंकि वहां पर आवाज नहीं थी, कोई बोल नहीं रहा था एक्चुअली में। तब ब्रह्मा जी परेशान होकर विष्णु भगवान के पास गए और उनसे कहा कि हम किस तरह से इस चीज का निवारण करें कि पृथ्वी पर जो हमने सर्जना की है प्राणियों की, वो बोलने लगे। भगवान विष्णु प्रकट हुए और समस्या जानकर उन्होंने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। ब्रह्मा और विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। यह एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री थी। तब उस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया और जैसे ही वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीवों को वाणी प्राप्त हो गई। हर कोई बोलने लगा, पृथ्वी पर आवाज की शुरुआत हो गई। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। आदिशक्ति दुर्गा ने कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न है सरस्वती देवी आपकी शक्ति होगी, ब्रह्मा जी की शक्ति होगी, जैसे कि लक्ष्मी श्री विष्णु भगवान की और पार्वती श्री महादेव की। सरस्वती विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण इसको हम संगीत की भी देवी मानते हैं। बसंत पंचमी का दिन सरस्वती के प्रकटोत्सव को रूप में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार भी श्री कृष्ण भगवान ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी ही आराधना की जाएगी। प्रत्येक वर्ष, जैसा आप जानते हैं, कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है और इस वर्ष बसंत पंचमी या माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी 16 फरवरी को पड़ रही है और पंचमी तिथि की शुरुआत 16 फरवरी को सुबह
3:37 से होगी और ये 17 फरवरी को सुबह 5:46 तक रहेगी। बसंत पंचमी के दिन इसको इतना महत्वपूर्ण हम दिन मानते हैं कि इस दिन कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना हो, कोई भी मांगलिक कार्य करना हो, इसको बहुत शुभ माना जाता है और इसके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। ज्योतिष के अनुसार साल में कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं कि हम कोई भी मांगलिक कार्य है, कोई भी पवित्र कार्य है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं और उसके लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। और वही एक बसंत पंचमी का विशेष दिन है। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर के बाद या मिड ऑफ दिसंबर से कोई शादियां वगैरह नहीं हो रही हैं, क्योंकि कहते हैं कि तारा डूबा हुआ है, या जो दो प्लैनेट हैं एस्ट्रोलॉजी में, जुपिटर और वीनस, या बृहस्पति या शुक्र हम कहते हैं, वो सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, अस्त हैं, तो इसलिए इस समय शुभ नहीं है। और जो भी शादियों की शुरुआत होगी वो करीब अप्रैल के एंड में होगी। लेकिन ये बसंत पंचमी का दिन, जैसे मैंने कहा कि इसमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। ये दिन हर मांगलिक कार्य के लिए, कोई भी आपको नया कार्य करना हो उसके लिए शुभ है। और यही कारण है कि इस वर्ष 16 फरवरी को बहुत ज़्यादा आप देखेंगे पूरे शहरों में सभी जगह बहुत शादियां हो रही हैं, क्योंकि और कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। माँ सरस्वती का संबंध ज्ञान और बुद्धि से है। यदि किसी बच्चे का, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है और ख़ास तौर से जो हम 1 साल से देख रहे हैं कि बच्चे भी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। और वैसे भी अगर किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो तो इस दिन माँ सरस्वती का पूजन करने से बहुत लाभ होता है और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ज्ञान की वृद्धि होती है। पारंपरिक रूप से हमारे देश के कई हिस्सों में इस दिन बच्चे को प्रथमाक्षर या फर्स्ट लेटर लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। इस दिन लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, पीले पकवान बनाए जाते हैं और कहा जाता है कि इसी दिन सिख गुरु गोविंद सिंह जी का भी जन्म हुआ था। अब जैसे मैंने कहा कि पूरे पृथ्वी पर इस दिन पीले रंग की बहार आ जाती है। तो इस पीले रंग का क्या महत्व है? ज्योतिष के अनुसार पीला रंग के संबंध गुरु ग्रह से है, या जो जुपिटर प्लैनेट है उससे है। और ये जो जुपिटर प्लैनेट है या गुरु ग्रह है, वह ज्ञान, धन और शुभता का कारक माना जाता है। इस ग्रह के प्रभाव से ज्ञान तो बढ़ता ही है और इसको हम नॉलेज का कारक भी मानते हैं। और परिवार में या व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है इस ग्रह के कारण। वैसे भी हिंदू धर्म में पीला रंग शुभ माना जाता है और बसंत पंचमी अ, बनाने के लिए, अपनी खुशी का इजहार करने के लिए इस दिन हम लोग पीले पकवान बनाते हैं, हल्दी व चंदन का तिलक लगाया जाता है। और जैसे मैंने कहा कि खास तौर से जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता हो उनके लिए इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का विशेष महत्व है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि हम पूजा किस समय करें। और जैसे मैंने कहा कि 16 तारीख की सुबह से लेकर 17 तारीख की सुबह तक पंचमी तिथि है। उस टाइम आप किसी भी टाइम पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक अभिजीत मुहूर्त होता है हर दिन। वो उस दिन सुबह 11:41 से दिन में 12:26 तक है। उस समय अगर माँ सरस्वती की पूजा करेंगे बच्चों के साथ जो पढ़ाई में कुछ ना कुछ समस्या क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका सभी को बहुत लाभ होगा। और ख़ास तौर से इस वर्ष को अगर हम देखें तो इस वर्ष ये पर्व, बसंत पंचमी का पर्व, हमारा रेवती नक्षत्र में पड़ रहा है और इसमें बहुत अच्छे योग बन रहे हैं उस टाइम। जैसे अमृति सिद्धि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग है, बहुत अच्छे अच्छे योग भी बन रहे हैं। तो ये खास तौर से बहुत ही शुभ दिन है हम सभी के लिए। और अगर हम माँ सरस्वती की
पूजा करेंगे, इस दिन माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करेंगे, तो हमें बहुत फायदा होगा। परिवार में तो सुख समृद्धि आएगी ही, लेकिन खास तौर से बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको अगर आप साथ लेकर पूजा करेंगे तो बच्चों को भी उसका बहुत लाभ होगा। पूजा करने का तरीका मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ कि सुबह नहाकर माँ सरस्वती की फोटो रखकर या कोई भी मूर्ति रखकर पीले फूल अर्पित करें, और पूजा के स्थान पर सरस्वती यंत्र आता है उसको रख सकते हैं हम, और कोई भी बच्चों की पुस्तकें वहाँ पर रखें। और जैसा मैंने कहा कि खास तौर से बच्चों को पूजा में शामिल करें, माँ सरस्वती की वंदना करें, माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करें। और माँ सरस्वती का मंत्र जो है ओम श्री सरस्वती नमः, तो इस मंत्र का जाप करेंगे, उससे भी बहुत फायदा होगा। और खास तौर से हम इस दिन बच्चों को पुस्तकें तोहफे के रूप में भी दे सकते हैं, और खास तौर से पीले चावल या पीले रंग का भोजन करने से विशेष लाभ होता है, क्योंकि इस दिन जैसा मैंने कहा कि पीले रंग का विशेष महत्व है। और अगर हम अ, पीले रंग का इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो ग्रह है हमारा गुरु, उसकी हमें कृपा मिलती है, उसका आशीर्वाद मिलता है, और हमारी लाइफ जो है उसमें सुख समृद्धि आती है और हर तरह की हमें खुशी आती है। तो ये है इस वसंत पंचमी पर्व का महत्व, और खास तौर से गुरु ग्रह का संबंध होने के कारण ये बहुत ही एक शुभ दिन है, खास तौर से इस वर्ष। और इस दिन अगर हम माँ सरस्वती की पूजा करेंगे, वंदना करेंगे, बच्चों को पूजा में शामिल करेंगे, तो उसका हमें एक विशेष लाभ भी मिलेगा। और दोस्तों, अभी कुछ प्रश्न भी आए हैं मेरे पास, तो हम उनकी भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न वीना नंदा जी के पास से आया है। उन्होंने कहा है कि माय सन्स डिटेल आर 30th अगस्त 64, टाइम इज 21:45, प्लेस इज दिल्ली, सो प्लीज रेक्टिफाई टाइम। I learned all astrological mathematics from you. Moon in Taurus 38°, which includes initial Kritika Nakshatra and then switches over to Rohini Nakshatra. So please guide. वीरानंदा जी, मुझे बहुत खुशी हुई आपका मैसेज पाकर, क्योंकि मुझे जानता हूँ कि आई थिंक यू आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडेंट ऑफ माइंड। तो ऐसे लोगों से जब इतने साल के बाद कोई मैसेज मिलता है तो बहुत प्रसन्नता होती है। और जैसा मुझे पता है कि आप आज ज्योतिष में काफ़ी माहिर भी हैं, और वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आपका इंटरेस्ट है ज्योतिष में, और ख़ास तौर से इतने सालों के बाद आपका मैसेज मिला, बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। और जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में लिखा है कि उनका जो तारीख है 30 अगस्त 64 है, टाइम रात का 9:45 है, और दिल्ली का बर्थ है। तो पहले तो आपने जो रेक्टिफाई लिखा है टाइम के लिए, ज्योतिष में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि बर्थ टाइम हम किसको बोलते हैं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट को रेफर करें तो हर टेक्स्ट में अलग अलग समय लिखा है कि किसको हमें बर्थ का टाइम मानना चाहिए। कई पुस्तकों में लिखा है कि व्हेन द चाइल्ड फॉल्स ऑन द ग्राउंड, तो दैट शुड बी टेकन एज द बर्थ टाइम। और जैसा हम जानते हैं कि आजकल चाइल्ड नेवर फॉल्स ऑन द ग्राउंड एक्चुअली, तो इसलिए हम उसको नहीं ले सकते बर्थ टाइम। दूसरा ये भी कहा कि when the child utters the first cry, जब बच्चा चिल्लाना शुरू करता है तो that time should be taken as a birth time. But as we know that a lot of stillborn children and they never cry unless you slap them actually, तो वो भी एक सही नहीं लगता। तीसरा कहा कि when the head comes out from the mother's womb, तो उसमें भी एक डाउट रहता है, क्योंकि जो ब्रीच चाइल्ड होते हैं वो उल्टे पैदा होते हैं, पैर पहले आते हैं और सिर बाद में आता है, तो उसको भी हम नहीं मान सकते। बट जो हम लोग सभी जानते हैं, और जो सबसे ज़्यादा वास्तविक या रियल भी लगता है, जेन्युइन भी लगता है,
कि व्हेन कंबाइलिकल कॉर्ड ऑफ द चाइल्ड इज कट, जब बच्चे की नाल हम कहते हैं कि वो काटी जाती है, तो दैट टाइम शुड बी टेकन एज ए बर्थ टाइम। और वो टाइम है जब बच्चा जो है अपने आप सांस लेना शुरू करता है। हम कहते हैं कि बच्चे का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है उस टाइम जो है, एंड दैट शुड बी टेकन एज ए बर्थ टाइम ऑफ द चाइल्ड। बट हम लोग जो डिस्कस करते हैं डॉक्टर्स वगैरह से, बट आई हैव सीन इन मोस्ट ऑफ द केसेस द टाइम इज नॉट करेक्ट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और एस्ट्रोलॉजी इज एंटायरली बेस्ड ऑन टाइम। अगर आपका टाइम सही नहीं है तो आपकी जो प्रिडिक्शंस हैं, भविष्यवाणियां हैं या किसी के बारे में बताना है, वो सही नहीं हो सकते। और जैसा हम जानते हैं कि इवन जो ट्विंस होते हैं जिनके समय में 5-10 मिनट का भी अंतर होता है, उनकी लाइफ कभी कभी बिल्कुल अलग होती है। तो जो अम्बाइलिकल कॉर्ड काटने का जो टाइम है, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज ए बर्थ टाइम। और पहले तो अलाउड नहीं था, लेकिन आप कुछ हॉस्पिटल्स में, कुछ कंट्रीज में फादर को अलाउ करते हैं बर्थ के टाइम, तो एट दैट टाइम दे कैन नाउ नोट द करेक्ट टाइम, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। और जहाँ तक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का सवाल है, और उसके ज्योतिष में बहुत सारे तरीके हैं। और जैसा हम लोगों ने, विनयानंदा जी से मैं कह रहा हूँ कि हमने सिखाया भी था, तो उसमें एक एलिमेंट थ्योरी होती है जिसके द्वारा हम बर्थ को रेक्टिफाई कर सकते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि जब एक पर्टिकुलर एलिमेंट रूल करता है, जो एलिमेंट की हम बात करते हैं, तो मेरा मतलब है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से। तो जब एक एलिमेंट कोई रूल करता है एट ए पर्टिकुलर टाइम, उसका तरीका है, क्योंकि हर एलिमेंट का एक समय होता है। पृथ्वी जैसे 6 मिनट के लिए, जल 12 मिनट के लिए, अग्नि 18 मिनट के लिए, वायु 24 मिनट के लिए और आकाश 30 मिनट के लिए रूल करता है। और जब एक पर्टिकुलर एलिमेंट रूल करता है, तो आपको ताज्जुब होगा कि उस समय एक ही सेक्स के बच्चे पैदा हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर मोमेंट पर दो सेक्स के बच्चे कहीं पैदा नहीं हो सकते। आप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और या आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा, जैसे जब फैमिली में कोई बर्थ होता है, तो नॉर्मली हमें यही सुनने को मिलता है कि आज सबके लड़के हुए, आज सबकी लड़कियां हुई। उसका कारण यही है कि जब कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट रूल करता है, तो उस टाइम एक ही सेक्स के बच्चे हो सकते हैं। एक a given moment there cannot be uh, children of two sexes, actually there has to be only one sex। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए आकाश तत्व रूल कर रहा है, तो उस टाइम मेल चाइल्ड की बर्थ की पॉसिबिलिटी होती है और फीमेल चाइल्ड की बर्थ की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो वो भी एक मेथड है रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ टाइम, और उसको भी हम यूज़ करते हैं। बट नॉर्मली जब हम बर्थ टाइम को रेक्टिफाई करते हैं, तो आजकल हम पास्ट इवेंट के बेसिस पर उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। और जब हमें पास्ट इवेंट का पता होता है, और साथ में अगर हम एलिमेंट थ्योरी का भी इस्तेमाल करें, तो दोनों की मदद से हम काफ़ी हद तक बर्थ टाइम को रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। और विनयानंदा जी ने कहा कि मून इन टॉरस 38 डिग्री, ये कुछ बहुत क्लियर नहीं है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर अपने बेटे का कुछ पास्ट इवेंट बताएंगे, तो उसके बेसिस पर आसान होगा बर्थ टाइम को रेक्टिफाई करने का। अदरवाइज इस तरह से हम रेक्टिफाई करना मुश्किल है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मुझे कुछ अपने बेटे की पास्ट इवेंट अगर आप बता सकते हैं, तो उस बेसिस पर हम बर्थ टाइम को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने कहा, विनयानंदा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे इतने साल के बाद आपसे वार्ता करने में, कम्युनिकेशन करने में। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरह से कम्युनिकेट करते रहिए। दूसरा प्रश्न विनू गोयल जी ने पूछा है गाजियाबाद से। ये किसी फीमेल के बारे में है कि उसका डेट ऑफ बर्थ 27 मई 96 है।
टाइम शाम का 5:14 और प्लेस ऑफ बर्थ है मेरठ। इन्होंने पूछा है कि एक तो मैरिज, व्हेन एंड हाउ, मैरिज कब होगी और कैसी रहेगी। दूसरा, शी इज ऑलरेडी वर्किंग, एक्चुअली शी इज इन अ प्रोफेशन एंड शी हैज अप्लाइड फॉर अनदर जॉब, so whether she should join that job or will she be successful in the new job। तो अगर हम थोड़ा सा हॉरोस्कोप देखें तो हॉरोस्कोप में जो लग्न है वो लिब्रा है, तुला राशि है, और जो उसका लॉर्ड है, उसका स्वामी है शुक्र, वो 9th हाउस में बैठा हुआ है। और ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है जब लग्न का लॉर्ड किसी भी ट्राइन हाउस में और पर्टिकुलरली 9th हाउस में या 9वें भाव में होता है, तो ये लग्न के स्वामी की बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। और ख़ास तौर से इसमें गुरु की भी दृष्टि है। तो इसका मतलब यह है कि जहाँ तक कैपेबिलिटी का सवाल है, जिसका भी हॉरोस्कोप है वो बच्चा बहुत कैपेबल है, बहुत कुछ लाइफ में कर सकता है। और दूसरी चीज ये है कि इनके हॉरोस्कोप में 3 ग्रह, जो मरकरी, जुपिटर और वीनस, बुध, बृहस्पति और शुक्र जो है, 3 ग्रह रेट्रोग्रेड हैं, वक्री हैं। और 3 ग्रह जब वक्री होते हैं किसी भी हॉरोस्कोप में, तो लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं आती, लाइफ में इनस्टेबिलिटी बनी रहती है, लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। उसकी वजह से भी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब तक लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती तो हम बहुत अच्छा फील नहीं करते। हम नहीं चाहते कि हमारे रोज लाइफ में उतार चढ़ाव हों, रोज चेंजेस हों। लेकिन जब 3 ग्रह जैसे इनके हॉरोस्कोप में हैं वक्री हो जाते हैं, तब लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। लाइफ में एक स्टेबिलिटी की, मैं कहूँगा, कमी रहती है। जहाँ तक जो पहला प्रश्न है इनका मैरिज के बारे में कि मैरिज कब होगी और कैसी रहेगी, उसमें अगर जो शादी का भाव है 7वां भाव, उसमें मंगल और बुध का प्लेसमेंट है। मंगल अपनी राशि में है, मेष राशि में, और उसके दोनों तरफ 6ठे घर में शनि और केतु है, और 8वें घर में सूर्य का प्लेसमेंट है। तो हम कहेंगे कि जो 7वां भाव है वो पाप कत्री योग से पीड़ित है। दोनों तरफ उसके पाप ग्रह बैठे हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं देता। और जहाँ तक मैरिज के बारे में कि मैरिज कैसी रहेगी, मैरिज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, और ख़ास तौर से उसके लिए हम 8वां भाव भी देखते हैं, और 8वें भाव को हम मांगल्य स्थान भी बोलते हैं। मांगल्य मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड, जो वैवाहिक बंधन है वो कितना मजबूत है। और यहाँ पर 8वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि वहां पर नहीं है। तो 8वां भाव भी अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, जो भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं देता है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप बच्ची की शादी करें तो अच्छी तरह से हॉरोस्कोप मैच करके और अच्छी तरह सोच विचार करके जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें तो अच्छा रहेगा। उससे आप काफ़ी हद तक परेशानियों से बच सकते हैं। और जहाँ तक मैरिज का सवाल है, अगर हम इस समय देखें तो जो दशा अभी शुरू हुई है, दशा जो अभी शुरू हुई है, वो राहु की दशा तो चली रही है बच्चे की 7 जनवरी 2016 से, और राहु की दशा 18 साल की होती है, तो राहु की दशा 7 जनवरी 2034 तक रहेगी। अब राहु की महादशा में अभी 11 फरवरी को अ, शनि की अंतर्दशा
शुरू हुई है और ये जो शनि की अंतर्दशा 11 फरवरी 2021 को शुरू हुई है, ये 21 दिसंबर 2023 तक रहेगी। और राहु शनि, जैसे मैंने कहा कि दोनों के दोनों प्लैनेट 8th हाउस को या 8वें भाव पर उसकी दृष्टि है। और वैसे भी जब दो अशुभ ग्रहों की दशा चलती है, एक महादशा एक अंतर्दशा, उसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में। तो जो दशा की शुरुआत हुई है वो बहुत अच्छी इस समय नहीं है, और इस दशा में नॉर्मली हमें कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती हैं, हर्डल्स आते हैं, और जो खुशी मिलनी चाहिए या जो हम इच्छाएं करते हैं तो नॉर्मली वो नहीं मिलती हैं। और इसलिए जहाँ तक शादी कब होगी उसका सवाल है, मैं तो यही कहूँगा कि 2023 तक शादी ना करें तो बहुत अच्छा है। और जब बुध का अंतर्दशा शुरू होगी 2024 के से, वो टाइम जो है वो शादी के लिए बहुत शुभ है, क्योंकि जो बुध है वो भाग्य स्थान का स्वामी है और 7वें भाव में बैठा हुआ है। तो उस दशा में अगर शादी होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। उस टाइम जो भी समस्याएं हैं उनके आने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाएगी। और जैसा मैंने ये भी कहा कि जब भी आप शादी करेंगे तो प्रॉपरली हॉरोस्कोप मैच करके, सोच विचार करके, अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके तभी आप शादी का निर्णय लें, और जल्दीबाजी में कोई शादी का निर्णय ना लें। बट 2024 में या 21 दिसंबर 2023 से राहु में बुध की दशा शुरू होगी, वो समय बहुत अच्छा है। उस टाइम अगर शादी होगी भी, शादी की संभावना भी उसी टाइम में है, और उस टाइम आप करेंगे भी तो आ, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा भी रहेगा। दूसरा इन्होंने कहा कि शी वांट टू चेंज द जॉब, शी हैज अप्लाइड फॉर अनदर जॉब, सो वेदर शी विल बी सक्सेसफुल इन दैट न्यू जॉब। जैसे मैंने कहा कि राहु शनि की दशा शुरू हुई है इस समय, जो कि बहुत अच्छा हम नहीं मानते हैं किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में। और जो प्रोफेशन का जहाँ तक सवाल है, हम एक डिविजनल चार्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसको कि हम दशमांश चार्ट बोलते हैं, D10 चार्ट बोलते हैं। वहाँ भी अगर हम देखें तो राहु शनि की जो पोजीशन है बहुत अच्छी नहीं है। दोनों ही मेलिफिक प्लैनेट से एफ्लिक्टेड हैं। तो मुझे नहीं लगता, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कि ये जो समय है जॉब को चेंज करने का, वो समय ठीक है। क्योंकि अगर इस टाइम आप जॉब चेंज करेंगे तो हो सकता है कि जो परेशानियां हैं वो और भी बढ़ जाएं। तो मैं तो यही सलाह दूंगा ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जॉब चेंज करने का भी बहुत अच्छा समय नहीं है, और इस टाइम अगर आप जॉब चेंज करेंगे तो हो सकता है कि आपको आशातीत सफलता ना मिले। तो बेटर यही है कि इस समय में थोड़ा सा आ, सोच विचार कर ही काम करें जो भी आपको करना है, क्योंकि जो दशा है राहु शनि की बहुत अच्छी दशा नहीं है। तो दोस्तों और भी प्रश्न है, लेकिन समय की पाबंदी है। हम अगले इतवार को फिर आपके प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि आपको ज्योतिष के संबंध में कोई भी अगर आपको संदेह है या आप कोई जानकारी चाहते हैं या कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप प्रश्न करेंगे। और आपके व्यक्तिगत प्रश्न भी आमंत्रित हैं। आप अपनी समस्या लिखकर अपने जन्म की डिटेल, यानी कि जन्म की तारीख, समय और जगह लिखकर भेजेंगे तो हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार, और अगले इतवार को हम फिर मिलते हैं। क्या हो गया इसको?